हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कितना कितना मतलब हमारे सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है और हमें क्या क्या पढ़ना है इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या वेटेज, मतलब किस यूनिट का कितना वेटेज है, ठीक है, उसके बारे में। तो आप इसे पहले वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, जिसमें आपको ये मिल जाएगा कि किस यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखा हुआ है कि कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मेथड, उसमें आप रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू कैसे किया जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू किया जाता है और इनकम मेथड के थ्रू कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी क्या होता है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, और ये सब क्या, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपका कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ कि यूनिट फर्स्ट, यानी कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड यूनिट का। तो यहाँ पे देखिए, सेकेंड यूनिट में जो हमें पढ़ना है, ये पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में हमें क्या पढ़ना है, तो मनी एंड बैंकिंग में कि सबसे पहले तो आपको ड्रॉबैक सिस्टम पढ़ना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉबैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम का जो ड्रॉबैक होगा उसी से मनी कंसेप्ट में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मनी का डिफिनीशन, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, मतलब सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। उसके बाद करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है। आपको यहाँ पे पढ़ना होगा नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक है वो मनी का क्रिएशन कैसे करते हैं, जिसमें आप मनी मल्टीप्लायर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि अगर प्राइमरी डिपॉजिट अगर 1000 है तो उससे कितना टाइम्स जो है ज़्यादा जो है वो मनी का मल्टीप्लाई, मतलब प्रॉफिट कमाता है, एक तरीके से समझिए सिंपल भाषा में, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बैंक इशूज गवर्नमेंट बैंक, ठीक है, बैंकर्स टू द बैंक क्रेडिट कंट्रोल थ्रू द बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये सब क्या है कि आप इसमें पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होता है, और सेंट्रल बैंक के द्वारा मतलब कैसे जो है ये मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। उसमें दो इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो ये है आपका मनी एंड बैंकिंग यूनिट 2। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 के, यानी यूनिट 3 हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है उसमें आप पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है एंड इट्स मैकेनिज्म क्या होता है, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छोटा छोटा ये टॉपिक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। उसी में आप पढ़ेंगे कि एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। मेजर ऑफ करेक्ट अमाउंट, कैसे उसको, अगर एक्सेस डिमांड होता है पहले तो इक्विलिब्रियम होगा जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा। उसके बाद जो है अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आता है तो फिर कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। और जब डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन आएगा तब उसको कैसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए
दो तरीके का पॉलिसी अपनाया जाता है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाता है वो आरबीआई के द्वारा, और फिजिकल पॉलिसी अपनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट बजट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट का क्या डेफिनेशन होता है, क्या होता है, एक ओवरव्यू पढ़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट बजट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और उससे क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फिर इसमें बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ बजट। तो 3 टाइप्स के बजट होते हैं, एक तो होता है सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, ठीक है, डेफिसिट बजट। अब ये जो डेफिसिट बजट है इसका भी 3 पार्ट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन है उसके बारे में हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे। एक और यूनिट है आपका यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 क्या बताता है कि यूनिट 5 में क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको ये पता करना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या डेफिनेशन होता है, ठीक है, क्या मीनिंग होता है, इससे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरीके का अकाउंट होता है, जैसे कि करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इस सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद होता है डेफिसिट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डेफिसिट होता है, ठीक है, उसके पीछे कौन कौन सा रीजन है। तो आप तीन रीजन पढ़ेंगे। एक तो फर्स्ट पढ़ेंगे आप कि पॉलिटिकल रीजन, ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे आप पॉलिटिकल रीजन, सेकंड पढ़ेंगे आप इकोनॉमिकल रीजन, और थर्ड पढ़ेंगे आप सोशल रीजन, ठीक है। तो इस सब के बारे में जो है कि मतलब ऐसे कौन कौन से कॉजेज होंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, डेफिसिट होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो एक चैप्टर है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप टाइप्स देखेंगे, इसके टाइप्स, यानी टाइप्स में देखेंगे आप फिक्स्ड देखेंगे, यानी फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल एक फॉरेन एक्सचेंज रेट, और उसके बाद आप देखेंगे मैनेज्ड, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रेट, या फिर फ्लोटिंग मैनेज, इसको मैनेज फ्लोटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एट फ्री मार्केट, यानी कि फ्री मार्केट में जो है ये फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही और आप पढ़ेंगे कि व्हाई पीपल डिमांड द फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि पीपल जो है ये फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड क्यों करते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड जो है वो क्यों करते हैं, ठीक है, यानी फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड क्यों करते हैं, क्या रीजन है, ठीक है। और डिमांड के साथ ही आप पढ़ेंगे डिमांड कर्व, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिमांड कर्व। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कब ज़्यादा होता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कब ज़्यादा होता है। तो ये भी होता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है कि जब और उसके साथ ही आप पढ़ेंगे कि सप्लाई कर्व क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे कि अगर डिमांड इंक्रीज होता है, यानी उसके बाद आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करता है, ठीक है, वही क्या हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। अब ये जो इक्विलिब्रियम होगा उसके बाद का जो सिचुएशन आएगा कि या तो डिमांड क्या होगा, डिमांड या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिमांड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डिमांड इंक्रीज होगा तब फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से डिटरमाइन होगा, और डिमांड अगर डिक्रीज होगा फॉरेन एक्सचेंज का तब ये कहाँ पर डिटरमाइन होगा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आप फिर पढ़िएगा कि अगर सप्लाई, तो सप्लाई में भी 2 केस आ जाएगा, यानी सप्लाई में भी 2 केस आ जाएगा। अगर सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है, सप्लाई अगर इंक्रीज होगा आफ्टर इक्विलिब्रियम तब क्या हो जाएगा, और सप्लाई अगर डिक्रीज होगा तब फॉरेन एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन कहाँ होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पूरा, मतलब मैंने आपको एक जिस्ट बताया कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे अहेड।